नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसेम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही यूजीसी, नेट, जेआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, और उस लेक्चर सीरीज में हम यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार बढ़ रहे थे आगे, और हम समझ रहे थे कि कैसे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षाएं बन रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने बात की थी केंद्र संबंधों की, और केंद्र संबंधों के क्रम में हमने समझा था जो संघीय व्यवस्था है उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या स्वरूप है, और संघीय व्यवस्था को लेकर क्या विवाद है विद्वानों के बीच। कुछ विद्वान संघीय व्यवस्था को वास्तविक रूप से संघीय व्यवस्था कहते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था को, और कुछ विद्वान इसे एकात्मक कहते हैं, और कुछ विद्वान इसे अर्ध संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि क्या विवाद है भारतीय संघीय व्यवस्था को लेकर, और उसका कैसे आप उत्तर लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और केंद्र संबंधों को समझते हैं जो कि संविधान में लिखे गए हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है केंद्र संबंधों के लिए। तो हम कहेंगे कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस समझेंगे, संवैधानिक प्रावधान समझेंगे केंद्र संबंधों के विषय में, और देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस प्रकार केंद्र संबंधों की शक्तियों को और विषयों को विभाजित किया गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और आरंभ से ही बता रहा हूँ मैं कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वह कैसी है, संघीय और संसदीय राजनीतिक व्यवस्था है। तो जब हम संघीय बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, यूनियन। और यूनियन का आशय क्या होता है कि शासन की जो शक्ति होती है, जो सत्ता होती है, वो दो स्तरों पर विभाजित होती है, एक तो केंद्र के स्तर पर और दूसरी राज्यों के स्तर पर। भारत में त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर, जहां ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं हैं। तो उसको हम जब ग्राम पंचायत वाला चैप्टर आता है, जो कि ठीक इसके बाद ही पढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा में लिखा गया है कि स्थानीय स्तर पर वित्त और शक्ति का हस्तांतरण, एक टर्म आया है ये, उसको हम पंचायती व्यवस्था के संदर्भ में समझेंगे। और आज हम देखते हैं कि संविधान में जो केंद्र राज्य, हमने क्या समझा था कि संघीय व्यवस्था जो होती है, संघीय, वह दो स्तरीय होती है, एक तो केंद्र होता है और दूसरे राज्य होते हैं। तो हम यह देखेंगे कि भारतीय संविधान में कैसे संघीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्यों को क्या क्या शक्ति दी गई है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे आज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि केंद्र संबंधों के संदर्भ में क्या संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के संबंधों को जो है वो तीन आधारों पर समझा गया है। सबसे पहले है विधायी संबंध, फिर है कार्यपालिकीय संबंध, और फिर है वित्तीय संबंध। इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था का आशय क्या होता है कि केंद्र और राज्य के स्तर पर दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। तो भारतीय संविधान, जैसा कि संघीय व्यवस्था की विशेषता होती है कि लिखित संविधान होना चाहिए, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। और भारत के संविधान में ही केंद्र की क्या क्या शक्तियां होंगी, या केंद्र किन किन विषयों पर ऐसा अपने कानून बना सकता है, किन किन विषयों पर अपने कानूनों को लागू कर सकता है, और किन किन विषयों पर केंद्र को वित्तीय शक्तियां प्राप्त होंगी, संविधान में लिख दिया गया है। साथ ही राज्यों के लिए लिख दिया गया है। तो क्या किया गया है संविधान में कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों को विभाजित कर दिया गया है। तो आज हम उन्हीं को समझेंगे कि कैसे शक्तियों को विभाजित किया गया है। तो शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं, एक तो विधायी संबंध होते हैं, कार्यपालिकीय संबंध होते हैं, और वित्तीय संबंध होते हैं। देखिए, विधायी संबंधों का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव, इसका आशय होता है कानून बनाना। लेजिस्लेशन का आशय क्या होता है, कानून बनाना। तो कानून बनाने के संदर्भ में केंद्र की क्या शक्तियां हैं, राज्य की क्या शक्ति हैं। फिर है कार्यपालिकी, कार्यपालिकी का मतलब क्या होता है, एक कानून बना लिया तो अब उस कानून को इम्प्लीमेंट करना है, तो कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के संदर्भ में केंद्र और राज्य की क्या शक्ति है। फिर है कि वित्तीय मामलों में कर लगाने के संदर्भ में केंद्र और राज्य की क्या शक्ति है। तो हमारा संविधान क्या कर रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों को तीन आधारों पर विभाजित कर रहा है। एक तो कानून निर्माण के संदर्भ में केंद्र राज्य की क्या शक्ति होगी, दूसरा है कि कानून बन गए हैं तो उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में क्या शक्ति है केंद्र और राज्य की। फिर है कि केंद्र और राज्य किन किन मामलों में क्या कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव संबंध क्या है। ठीक है, तो जो विधायी संबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 11 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 245 से 255 तक। ठीक है, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255 तक बताए गए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए 12 अनुसूचियां हैं। तो 7वीं जो अनुसूची है हमारी, 7वीं शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची क्या कर रही है
कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन कर रही है वो कैसे कर रही है कि एक कह रही है कि यहाँ संघ सूची होगी, ठीक है, यूनियन लिस्ट, फिर एक राज्य सूची होगी, स्टेट लिस्ट, फिर एक समवर्ती सूची होगी, कंकरेंट लिस्ट होगी आपकी, और फिर है एक अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां। तो 7वीं अनुसूची क्या कर रही है, केंद्र और राज्य किन संदर्भों में विधायी मामलों में कानून बना सकते हैं उनको 4 आधारों पर बांटा गया है। एक तो संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची का आशय क्या है, यूनियन लिस्ट का, इसका आशय है कि इसमें जो विषय दिए गए हैं संघ सूची में, देखिए एक तो है 7वीं अनुसूची, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो जो 7वीं अनुसूची है वो क्या बता रही है हमें कि केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों में क्या क्या शक्तियां उनके बीच बांटी गई हैं, किन मामलों पर संघ अपना कानून बना सकती है, किन मामलों पर राज्य बना सकता है, तो उसको 7वीं अनुसूची हमें बता रही है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है कि 3 सूचियां लिखी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं इसमें 98 विषय दिए गए हैं, 98 विषय। इन विषयों पर कौन है कि हमारी जो संघ सरकार है वह कानून बना सकती है। कौन कौन से विषय हैं, जैसे कि रक्षा का विषय है, संचार है, विदेशी मामले हैं, ठीक है, विदेशी मामलों के साथ साथ है कि मुद्रा है, बैंकिंग है, बीमा है, रक्षा हो गया। तो इन मामलों पर क्या है, और जनगणना है, ऐसे बहुत सारे 98 विषय ऐसे दिए गए हैं। संघ सूची जो सूची है 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में जो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, उसमें 98 विषय दिए गए हैं। उन 98 विषय पर कानून कौन बना सकता है, हमारी संघ सरकार बना सकती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। फिर है राज्य सूची, राज्य सूची में 59 विषय दिए गए हैं, मतलब कि जो भारत के राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं, वह कितने मामलों पर कानून बना सकते हैं, वह 59 मामलों पर कानून बना सकते हैं। और क्या क्या मामले हैं, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा है, पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, ठीक है, कृषि है, स्थानीय शासन है, ऐसे मामले जो राज्य के मामले हैं उन मामलों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। फिर है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कितने मामले दिए गए हैं, इसमें 52 दिए गए हैं, ठीक है, इसमें 52 है। पहले इसमें कितने 47 थे, बाद में इसमें कुछ जोड़ दिए गए हैं। तो समवर्ती सूची में क्या क्या लिखा है, समवर्ती सूची में लिखा है आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, जो आपकी आपराधिक प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया है, ठीक है, जैसे आपराधिक प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण है, ये जनगणना संघ सूची में आता है, जनसंख्या नियंत्रण यहाँ आता है, परिवार नियोजन यहाँ आता है, ठीक है। और है आपका कि सामाजिक आर्थिक नियोजन जो है, सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो आपकी समवर्ती सूची में आती है। तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। तो देखिए संघ सूची पर जो कि 98 विषय हैं, 98 सब्जेक्ट्स हैं, उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 59 जो राज्य सूची में लिखे गए हैं उन पर राज्य कानून बना सकते हैं। अब एक समवर्ती सूची रखी गई है जिसमें कि 52 विषय हैं, इन पर क्या है, इन पर संघ भी कानून बना सकता है, मतलब कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, जो समवर्ती सूची में 52 विषय लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या आशय है, इसका आशय यह है कि समवर्ती सूची में जो 52 विषय लिखे गए हैं उन पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब मान लीजिए कभी किसी विषय पर, जैसे कि सिविल प्रक्रिया है, उस पर संघ सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी कोई कानून बना दिया। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस मामले में क्या है कि संघ का जो कानून होगा वह प्रभावी होगा, मतलब कि संघ का कानून लागू होगा, राज्य का नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि मान लीजिए राज्य सरकार ने सिविल प्रक्रिया पर कानून बनाया और संघ सरकार ने भी बनाया। जब राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है, अगर राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति के लिए भेज दिया था आरक्षित करके, और राष्ट्रपति ने अगर उसको स्वीकृति दे दी थी, तो फिर राज्य का कानून क्या होगा, प्रभावी होगा। और बाद में संघ सरकार भी अपना कानून बना सकती है, लेकिन उस स्थिति में राज्य का होगा। लेकिन अन्य सामान्य स्थितियों में क्या होगा कि संघ द्वारा समवर्ती सूची में बनाए गए कानून को ही प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो संघ सूची को सभी सूचियों पर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और राज्य सूची और समवर्ती सूची में भी विवाद उत्पन्न होता है तो समवर्ती सूची को क्या किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी और प्राथमिकता दी जाएगी। तो भारतीय संविधान क्या कर रहा है, भारतीय संविधान कर रहा है कि स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन कर दे रहा है, स्पष्ट रूप से विषय बता दे रहा है, सब्जेक्ट्स बता दे रहा है कि ये संघ सरकार के सब्जेक्ट्स हैं, इन पर संघ सरकार बनाएगी, ये राज्य सरकार के विषय हैं, इन पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे, ये समवर्ती सूची है, इन पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब अवशिष्ट शक्तियों का क्या मतलब होता है, रेजिडुअरी पावर का। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब जैसे पिछले आपको लेक्चर में समझाया था कि अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है कि हमारा जब संविधान निर्माण हो रहा था
तो उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे आईसीटी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें तब नहीं थी। तो संविधान निर्माताओं को ये पता था बदलते समय के साथ साथ नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई आवश्यकताएं आती हैं। तो उन जब नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे सेवा कर आया, आईसीटी है, कंप्यूटर से संबंधित मामले हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो ऐसे जो नए विषय हैं वो अवशेष शक्तियाँ कहलाती हैं। और अवशेष शक्तियाँ, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है, संघ सरकार को दिया गया है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची हमें 3 सूचियों के बारे में बता रही है, और अवशेष शक्तियाँ तो किस में निहित हैं? संघ सरकार में निहित है। तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 हमें क्या बता रहे हैं कि भारत में संघ सरकार की क्या क्या शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियाँ हैं, और संघ सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, और राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है। और कुछ ऐसे भी विषय हैं जो कि जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो देखिए आपसे क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि विषय संघ सूची से हैं, कौन से विषय राज्य सूची के हैं, कौन सी विषय समवर्ती सूची के हैं। तो आपको 98 और 59 पूरे याद तो नहीं होने चाहिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, वो याद होने चाहिए। तो देखिए संघ सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो देश की एकता और अखंडता से संबंधित हैं, जैसे रक्षा है, संचार है, विदेशी मामले हैं, मुद्रा है, बैंकिंग है। राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो कि क्या, स्थानीय मुद्दों से संबंधित हैं। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जो कि भारत में क्या कर रहे हैं कि दोनों के विषयों से संबंधित हैं, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे, और अब मैंने कहा कि 52 विषय हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन से समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए थे। किससे? 42वें संशोधन से, 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। वो क्या क्या थे, इसको लिख रहा हूँ यहाँ, जैसे कि वो वन था, शिक्षा, वन्यजीव और पक्षी, ठीक है, नाप तौल और न्याय का प्रशासन। ये 5 विषय क्या किए गए थे, पहले ये राज्य सूची में थे, ठीक है, राज्य सूची से 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर इनको समवर्ती सूची में रख दिया गया। जब कोई विषय राज्य सूची से हटाकर या तो संघ सूची में रखा जाए उसे, या फिर समवर्ती सूची में रखा जाए, तो इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार खुद को शक्तिशाली बना रही है। क्योंकि मान लीजिए वन से संबंधित मामला है, शिक्षा से संबंधित है, वन्य जीव से संबंधित कोई मामला है, समवर्ती सूची में रख दिया गया है राज्य सूची से। अगर कभी इन पर राज्य सरकार भी कानून बना रही है और संघ सरकार भी कानून बना रही है और विवाद उत्पन्न होता है, तो किसका कानून प्रभावी होगा? संघ का कानून प्रभावी होगा, ठीक है। तो राज्य सूची से क्या किए गए थे, ये 5 विषय हटा के रख दिए गए थे, तो ये कितने 52 हो गए थे, ठीक है। तो ये रहा, और अब से शक्तियां तो संघ सरकार में निहित है। तो ये क्या है कि शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी मामलों में शक्तियों का विभाजन है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय विस्तार की। क्षेत्रीय विस्तार का क्या आशय है? देखिए क्षेत्रीय विस्तार का आशय है कि जो संघ सरकार ने कानून बनाए हैं, राज्य सरकार ने कानून बनाए हैं, वह कानून भारत के किस क्षेत्र में लागू होंगे। क्षेत्रीय विस्तार का यही आशय है। अब जो संघ सरकार कानून बना रही है, केंद्र सरकार कानून बना रही है, तो वह संपूर्ण भारत में लागू होंगे वह, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आपके, संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानून संपूर्ण भारत में लागू होंगे, ठीक है। फिर एक राज्य सरकार द्वारा, कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून कहाँ लागू होंगे? उसी राज्य में लागू होंगे। उस राज्य से बाहर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं होंगे, लेकिन कुछ स्थिति में लागू हो सकते हैं। जैसे कि जब राज्य और किसी वस्तु का संबंध आपस में जुड़ रहा हो, तो वहाँ राज्य के कानून लागू हो सकते हैं। अन्य राज्यों के मामलों में आपने देखा होगा कभी कभी अन्य राज्यों की पुलिस दूसरे राज्यों में चली जाती है अपराधियों को गिरफ्तार करने, तो इस मामले में लागू हो सकते हैं। क्षेत्रीय विस्तार का क्या मतलब है कि संघ सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून किस में लागू होंगे? संपूर्ण भारत में। मतलब कि संघ सरकार या केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। और राज्य सरकार उसी राज्य के लिए कानून बना सकती है या राज्य के किसी एक क्षेत्र के लिए बना सकती है, ठीक है। फिर है क्षेत्रातीत कानून। इसका क्या आशय होता है कि भारत सरकार जो है कि संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी एक भाग के लिए कानून तो बना सकती है, साथ ही साथ भारत सरकार विदेशों के लिए भी कानून बना सकती है। अगर भारत सरकार ने कोई कानून बनाया है और भारत का कोई नागरिक विदेश में रह रहा है, तो वह कानून उस पर लागू होगा और उसकी संपत्ति पर लागू होगा। तो ये क्षेत्रातीत कानून होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा क्षेत्रीय विस्तार का, कि संघ सरकार पूरे भारत या उसके किसी क्षेत्र के लिए, राज्य सरकार संपूर्ण राज्य या उसके किसी क्षेत्र के लिए, और क्षेत्रातीत जो है वो केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद, वो क्या अपवाद हैं? वो अपवाद ये है कि मान लीजिए संघ सरकार ने कोई कानून बनाया है, तो उसको कुछ रोका भी जा सकता है। जैसे कि कुछ यूनियन टेरिटरीज के मामले में, यूनियन टेरिटरीज के मामले में क्या, राष्ट्रपति
संसद के कानून को रोक सकता है। वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज है? जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव है और लद्दाख। इन यूनियन टेरिटरीज के मामले में अगर संघ सरकार ने कोई कानून बनाया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उन कानून को रोक सकता है कि इन यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू नहीं होगा। तो यह अपवाद है इसके लिए, क्योंकि संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। फिर है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची। 5वीं और 6वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात कर रही है, शेड्यूल एरियाज के बारे में बात कर रही है। और 6वीं अनुसूची है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जो क्षेत्र हैं उनके स्वायत्त क्षेत्रों के बारे में बात कर रही है। तो राष्ट्रपति इस संदर्भ में संसद के कानूनों को रोक सकता है। और इस संदर्भ में क्या है कि राज्यपाल, जो स्वायत्त जो परिषदें हैं, उनके राज्यपाल क्या कर सकते हैं कि संसद के कानून को लागू होने से रोक सकते हैं। तो कुछ अपवाद दिए गए हैं, ठीक है। जो क्षेत्रीय विस्तार का यही मतलब है कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, राज्य अपने राज्य के लिए, और संसद के जो कानून होंगे विदेशों में रह रहे भारतीयों की संपत्तियों पर भी लागू होंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है इसी में, क्या टॉपिक है कि विधायी मामलों पर केंद्र को प्राथमिकता। ठीक है, अभी विधायी संबंधी पढ़ रहे हैं हम। विधायी मामलों पर देखिए, एक तो हमारा संविधान क्या कर रहा है कि केंद्र और राज्यों के विधायी मामलों को बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित कर रहा है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं कि एक तो क्या है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों का है। लेकिन संविधान के कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जो क्या कर रहे हैं कि उन राज्य सूची के विषयों पर, जो कि 59 राज्य सूची में विषय लिखे गए हैं, उन विषयों पर संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे रहे हैं। कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं भारतीय संविधान के। तो उससे क्या हो रहा है, इन प्रावधानों से ये हो रहा है कि हमारा केंद्र जो है, हमारी संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो क्या है, मजबूत हो रही है वो, ठीक है। हमने क्या समझा कि संघ सूची पर कानून तो संघ सरकार बनाएगी और राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकारें बनाएंगी। लेकिन भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो क्या कर रहे हैं कि राज्य सूची के विषयों पर संघ सरकार को या केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे रहे हैं। जैसे क्या क्या प्रावधान है वह, तो सबसे पहले आप रख लीजिए 248 अपशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में केंद्र को ज्यादा शक्ति प्राप्त है, ठीक है। फिर है 249 में क्या लिखा गया है कि अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को, अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को अपने उपस्थित होने वाले 2/3 सदस्यों से एक संकल्प पारित कर दे और कह दे कि राज्य सूची का ये विषय जो है वो राष्ट्र हित में है और इस पर कानून कौन बनाए? संसद बनाए। तो राज्य सूची के उस विषय पर कानून कौन बना सकता है? फिर संसद बना सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य पर संसद को या केंद्र को प्राथमिकता दे दी गई। और अगर राज्यसभा ऐसा आर्टिकल 249 के अंतर्गत कर देती है और संसद उस पर कोई कानून बनाता है तो ऐसा कानून 1 वर्ष तक लागू रहेगा और 1 वर्ष के बाद उसको संसद से फिर पास कराना पड़ेगा और ऐसे वह कितने भी समय तक चलता रह सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल अनुच्छेद है, ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल 249 क्या कह रहा है? 249 कह रहा है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित होने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह घोषित कर दे कि राज्य सूची के किसी बिंदु पर, 59 में से किसी बिंदु पर कानून बनाना इस समय राष्ट्र हित में है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? फिर आपकी संसद बनाएगी। तो संसद को प्राथमिकता वहां हो गई। फिर अनुच्छेद 250 ये क्या कह रहा है कि जब आपातकाल लागू होगा तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची के विषय पर कानून फिर संघ सरकार बनाएगी। तो देखिए, आप केंद्र को फिर प्राथमिकता दी गई राज्य सूची पर। आर्टिकल 250 में क्या लिखा गया है कि जब आपातकाल लागू हो तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संघ सरकार को प्राप्त हो जाती है, केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती है। फिर अनुच्छेद 252 में क्या लिखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य यह घोषित कर दें या ऐसा संकल्प केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दें कि आप राज्य सूची पर कानून बनाइए, केंद्र सरकार से कहें, तो फिर केंद्र सरकार राज्य सूची पर कानून बनाएगी। और अगर केंद्र सरकार वैसा कोई कानून बनाती है तो वह कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने उसकी सिफारिश की थी, ठीक है। वह कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने सिफारिश की थी। अन्य राज्य भी उस पर शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 252 क्या कह रहा है? 252 ये कह रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य एक ऐसा संकल्प पारित कर दें और संसद से कहें कि इस राज्य सूची के इस विषय पर आप कानून बना दीजिए, तो फिर संसद उस पर कानून बनाएगी, मतलब कि केंद्र सरकार या संघ सरकार उस पर कानून बनाएगी। तो यहाँ केंद्र को फिर प्राथमिकता दे दी गई राज्य सूची पर, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 253 253 क्या है? ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने का अगर कोई मामला उत्पन्न हो रहा है
तो राष्ट्र सूची के विषय पर केंद्र शक्ति कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त हो जाएगी? केंद्र सरकार को हो जाएगी। ठीक है, देखो एक तो भारतीय संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि संघ सूची पर संघ कानून बनाएगा, राष्ट्र सूची पर राज्य कानून बनाएंगे, लेकिन भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान भी हैं कुछ जो क्या कर रहे हैं कि राष्ट्र सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति दे रहे हैं, मतलब कि केंद्र को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 253 क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों, अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को लागू करना है तो उस संदर्भ में राष्ट्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ कह रहा है। अब तो इन प्रावधानों के माध्यम से क्या हो रहा है? इन प्रावधानों के माध्यम से केंद्र को विधायी मामलों में मतलब कि कानून बनाने के संदर्भ में केंद्र सरकार को राष्ट्र सूची पर भी प्राथमिकता प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए जब हमने पढ़ा था संघीय व्यवस्था में, तो बहुत से विद्वान क्या कह रहे थे कि भारत की जो संघीय प्रकृति है वो एकात्मक है, क्योंकि केंद्र की शक्तियां केंद्र को दे दी गई हैं, राज्य के विषय राज्य को दे दी गए हैं, लेकिन राज्य के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। वो किन मामलों में? इन मामलों में बना सकता है। तो केंद्र ऐसे शक्तिशाली हो जाता है। देखिए, एक तो मेंस परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है कि भारत की संघीय व्यवस्था की प्रकृति क्या है, उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो जब संघीय व्यवस्था पूछ रहा है तो आपको पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो लिखनी है आपको, और जब भारत के केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात आए तब फिर आपको ये वाले बिंदु लिखने हैं। ऐसे कोई मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, स्पष्ट करिए। तो फिर आप कुछ ई आर्टिकल्स याद रखने हैं और इनका उल्लेख करना है कि कैसे केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो आपको वही लिखना है कि संघीय व्यवस्था का आशय होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया भी गया है 7वीं अनुसूची के माध्यम से विधायी मामलों में और कार्यपालिकी मामलों में। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ प्रावधान क्या कर रहे हैं कि विधायी मामलों में, कार्यपालिकी और वित्तीय मामलों में केंद्र को प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं राज्य सूची पर। वो कौन कौन से बिंदु हैं? वो 248 है विधायी मामलों में, 249 है, 250 है, 252 है, 253 है। इसी प्रकार हम कार्यपालिका मामलों में भी समझेंगे कि कैसे केंद्र को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे प्रावधान हैं जो क्या कर रहे हैं कि कानून निर्माण के संदर्भ में केंद्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा? विधायी संबंधों को जब हम समझ रहे हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस को हम समझ रहे हैं केंद्र राज्यों के बीच, तो संविधान क्या कर रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच विषयों को स्पष्ट रूप से विभाजित कर रहा है कि ये विषय 98 हैं जिन पर संघ सरकार कानून बनाएगी, 59 विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन उसके बाद संविधान में कुछ ऐसे ही प्रावधान है जैसे कि केंद्र को प्राथमिकता दे रहे हैं कानून निर्माण के संदर्भ में। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में केंद्र राज्यों की अपेक्षा कैसा है? शक्तिशाली है। ठीक, इसीलिए शक्तिशाली माना गया है केंद्र सरकार को। अब समझते हैं प्रशासनिक संबंध। एडमिनिस्ट्रेटिव भी कह सकते हैं आप इसको, कार्यपालिकी संबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिकीय संबंध, एग्जीक्यूटिव रिलेशन भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी कह सकते हैं। तो इनको समझते हैं। तो देखिए, जो विधायी संबंध थे वही कार्यपालिकीय संबंध भी है। जैसे हमारी संघ सूची क्या कह रही है? हमारी संघ सूची कह रही है कि संघ सरकार जो है या केंद्र सरकार जो है उसको 98 विषयों पर, संघ सूची में जो 98 विषय उल्लिखित हैं उन पर क्या है? उसको कानून बनाने की शक्ति है। तो जो 98 विषय हैं संघ सूची में 98 विषय हैं जिन पर संघ सरकार कानून बना रही है, उनके क्रियान्वयन का कौन करेगा कार्य? उनके क्रियान्वयन का कार्य भी संघ सरकार करेगी। इसी प्रकार राज्य सूची में जो 59 विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बना रही है, तो उनका क्रियान्वयन कौन करेगी? उनका क्रियान्वयन राज्य करेंगे। और संवर्ती सूची है, अगर संवर्ती सूची पर केंद्र सरकार कानून बना रही है, राज्य सरकार कानून बनाई, तो उनका क्रियान्वयन कौन करेगा? राज्य करेगा। अगर आपसे शक्तियों पर केंद्र सरकार ने वही कानून बनाया, देखिए प्रशासनिक मामलों में या कार्यपालिकी मामलों में एक स्थिति ये उत्पन्न होती है कि कानून तो संघ सरकार बना देती है, लेकिन असल में जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो राज्य ही इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन का भार किसके कंधों पर होता है? राज्यों के कंधों पर होता है। मान लीजिए सरकार ने मनरेगा बना दी, भारत सरकार मनरेगा कार्यक्रम चला रहा है, महात्मा गांधी रोजगार कार्यक्रम, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का कारोबार किसके कंधों पर है? राज्यों के कंधों पर है। बहुत सारी जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जो भी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है उन सबको लागू क्रियान्वयन कौन कर रहा है? राज्य सरकारें करती हैं। तो जब कार्यपालिकी संबंधों का मामला आता है, प्रशासनिक संबंधों का मामला आता है, तो यहाँ राज्यों की भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है, राज्यों की भूमिका बढ़ जाती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप भाषा के रूप में लिख सकते हैं, उसको स्टॉप करके या उसको रोक के वीडियो को, क्योंकि ये सब क्या है, एक अवधारणा है और इसको आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। आप याद तब रख पाएंगे जब 2-4 बार इसको, या तो वीडियो आप बार बार देखें या फिर इसको लिख के उसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की पूरी परीक्षा में रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ये सोचें कि हम एक बार समझ लेंगे, एक बार पढ़ के चीज़ों को याद कर लेंगे, तो बहुत असंभव है। और देखिए, अगर यूपीएससी निकालना है, यूपीएससी
ठीक है, यूपीएससी निकालना है तो इसका एक ही मंत्र है कि हर विषय का आपको 60% टीचर बनना पड़ेगा। हर विषय का 60% टीचर। मैं आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, इस विषय का मैं टीचर हूँ। अरे कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कोई जियोग्राफी पढ़ा रहा है, लेकिन आपको सारे विषयों का 60% कम से कम टीचर बनना पड़ेगा, तभी जाके यूपीएससी क्वालिफाई होगा। टीचर बनने का आशा है कि आप में इतनी कुव्वत हो कि आपको कोई खड़ा कर दे तो आप चाहे वो किसी भी बिंदु आपको दे दे किसी भी टॉपिक का, तो आप उस पर थोड़ा सा एक ब्रीफिंग कर सकें उसकी। इतना डेप्थ में तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन कम से कम ब्रीफिंग करने की जब आप में क्षमता आ जाएगी तभी जाके यूपीएससी निकलेगा, अदरवाइज बड़ा असंभव है यूपीएससी निकलना। तो हर विषय का 60% टीचर आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। और टीचर बनने के लिए क्या करना है, अवधारणा के साथ साथ तथ्य को समझना है। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का 60 क्या, मैं 80% टीचर आपको बना दूंगा, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो क्रियान्वयन का कारोबार किसके कंधों पर होता है, राज्यों के मामलों पर होता है। तो संघ सूची पर जो कानून बनाए गए हैं, संघ सूची पर जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं उनका क्रियान्वयन केंद्र करेगा, राष्ट्र सूची पर राज्य करेगा, संवर्ती सूची पर भी राज्य करेगा और आपसे सूचियों पर भी राज्य करेगा। तो प्रशासनिक या कार्यपालिकी संबंधों का विभाजन भी संविधान में किया गया है। लेकिन फिर वही बात है कि केंद्र को फिर प्राथमिकता दी गई है। केंद्र को फिर प्राथमिकता दी गई है। किस मामले प्राथमिकता दी गई, कार्यपालिकी संबंधों में या प्रशासनिक संबंधों में प्राथमिकता दी गई है। कैसे प्राथमिकता दी गई है, देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 365 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 365 कह रहा है कि केंद्र सरकार अगर राज्यों को निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है, और राज्य सरकार उन निर्देशों को नहीं मानती है, तो क्या हो सकता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता मानकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ठीक है। ये आर्टिकल 365 कह रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है। देखिए फिर केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे रही है तो किसको ज्यादा महत्व दिया गया, केंद्र सरकार को दिया गया। आर्टिकल 365 में क्या लिखा है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है, और अगर राज्य सरकार उन निर्देशों को नहीं मानती है, उन निर्देशों को लागू नहीं कर पाती है, उन निर्देशों का क्रियान्वयन नहीं कर पाती है, इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही है राज्य सरकारें, तो ऐसा कोई राज्य अगर असफल होता है तो वहां संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी। अर्थात यह मान लिया जाएगा कि वह राज्य अपनी शासन व्यवस्था सही से नहीं चला पा रहा है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो अब है कि भाई निर्देश कौन कौन से हैं, भाई निर्देश कौन कौन से जो केंद्र सरकार देती है। जैसे संचार साधनों का रखरखाव, संचार साधनों का रखरखाव, ठीक है, रेलवे का रखरखाव, रेलवे का रखरखाव, अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृभाषा में, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृभाषा में राज्य क्या करे, शिक्षा प्रदान करे, ठीक है। इसके बाद है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, प्रचार प्रसार। ये क्या है, निर्देश हैं जो कौन दे रहा है, केंद्र सरकार दे रही है। किसको दे रही है, राज्यों को दे रही है। एक तो है कि देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 365 में क्या लिखा है कि केंद्र सरकार ने अगर राज्यों को निर्देश दिया है और राज्य उन निर्देशों को नहीं मान रहे हैं या मान रहे हैं और लागू नहीं कर पा रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी। अब है कि वह निर्देश क्या है, मान लीजिए किसी राज्य में संचार कम्युनिकेशन के जो साधन है, जो टावर लगाए गए हैं, केंद्र सरकार ने लगाए हैं, हमने क्या देखा था कि संचार जो है वो किसका विषय है, केंद्र सरकार का विषय है। अगर संचार साधनों का जो रखरखाव राज्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये निर्देश केंद्र राज्यों को देता है कि आपके यहाँ जो केंद्र की संचार से संबंधित उस परिसंपत्ति आपको उसका रखरखाव करना है, अगर राज्य ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। जो रेलवे की परिसंपत्ति वो किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है, लेकिन उनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होती है, राज्यों के कंधों पर होती है। फिर है कि अल्पसंख्यक राज्यों में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, राज्यों का यह कर्तव्य है कि क्या करें भाई, उन अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबंध करें राज्य, ठीक है। फिर है कि हिंदी भाषा का प्रचार करें राज्य, और एसटी वर्ग के कल्याण के लिए राज्य कार्य करें। तो ये निर्देश कौन दे रहा है, राज्यों को, ये निर्देश केंद्र दे रहे हैं राज्यों को। और अगर राज्य इन निर्देशों को नहीं मान पा रहे हैं, इनको लागू नहीं कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 365 के अंतर्गत क्या हो सकता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और राज्यों में स्थिति आपातकाल की आ सकती है। तो देखिए हमने क्या समझा कि विधायी मामले जहां केंद्र राज्य संबंधों को विधायी मामलों में स्पष्ट किया गया है, वहां केंद्र को प्राथमिकता दी गई है। हमने देखा 248, 249, 250, 252, 253।
फिर देखा कि प्रशासनिक मामलों में भी क्या है कि स्पष्ट विभाजन है कि संघ सूची के विषयों का क्रियान्वयन केंद्र करेगा और विषयों का क्रियान्वयन राज्य करेंगे। लेकिन फिर यहाँ क्या किया गया है, केंद्र को प्राथमिकता दी गई है कि केंद्र राज्यों को निर्देश देंगे कि राज्य ये कार्य करें, तो केंद्र को प्राथमिकता दी गई। और राज्य ऐसा नहीं करते हैं तो राज्यों में आपातकाल लगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। और विधायी मामलों में भी केंद्र को प्राथमिकता दी गई है। तो केंद्र कैसे शक्तिशाली हो रहा है? केंद्र ऐसे शक्तिशाली हो रहा है, एक तरफ तो संविधान क्या कर रहा है, एक तरफ संविधान स्पष्ट विभाजन कर रहा है शक्तियों का, और दूसरी तरफ केंद्र को शक्तिशाली बना रहा है, केंद्र को कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या समझा हमने, ये समझा हमने प्रशासनिक मामले, ठीक है। अब हम देखते हैं वित्तीय मामले। वित्तीय मामलों के संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। वित्तीय मामलों के संदर्भ में हम संबंध देख रहे हैं कि वित्तीय मामलों में क्या क्या केंद्र को शक्तियां दी गई हैं, क्या राज्यों को शक्तियां दी गई हैं, ये देख रहे हैं हम। तो देखिए हमारा 7वीं अनुसूची में क्या था, या हमारा जो एक चीज़ मैं पीछे बताना भूल गया कि प्रशासनिक जब आप मामले देख रहे हैं, कार्यपालिका मामले देख रहे हैं, तो वो भारतीय संविधान के भाग 11 में ही कार्यपालिका मामले, भाग 11 में ही अनुच्छेद 256 से 263 तक है। और जो वित्तीय मामले हैं केंद्र राज्यों के बीच, वह भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये संवैधानिक प्रावधान है। तो वित्तीय मामलों में, एक तो विधायी मामलों में केंद्र राज्यों के बीच स्पष्ट विभाजन किया गया है कि किन किन मामलों में केंद्र कानून बना सकते हैं, किन किन मामलों में राज्य कानून बना सकते हैं। फिर है प्रशासनिक मामलों में कि जिन कानूनों को केंद्र ने बनाया है उन्हें केंद्र लागू करेगा, और जिन मामलों को राज्य ने बनाया है राज्य लागू करेगा। फिर है कि वित्तीय मामले, अब वित्तीय संबंध क्या है, फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, इसे वित्तीय संघवाद भी कहते हैं, ठीक है। इसको वित्तीय संघवाद भी कहते हैं, फाइनेंशियल को फेडरलिज्म कहते हैं इसको, फाइनेंशियल, इसको फाइनेंशियल फेडरलिज्म भी कहते हैं, वित्तीय संघवाद। वित्तीय संघवाद से भी कभी कभी मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि भारत में वित्तीय संघवाद जो है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और वित्तीय संघवाद को कैसे सुधारा जा सकता है या उसका समाधान के बिंदु पे स्पष्ट करिए। तो वो यहाँ से प्रश्न होगा अगर वित्तीय संघवाद से कोई प्रश्न आ रहा है। असल में क्या है कि वित्तीय मामलों, वित्तीय संबंध लिखे रहते हैं, तो वित्तीय संघवाद भी आप समझिए उस संदर्भ में, ठीक है। तो वित्तीय संबंध क्या है केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि संवैधानिक प्रावधान इन मामलों में लिखा गया है वित्तीय मामलों को। तो वही है कि संघ सूची के जो विषय हैं, ठीक है, संघ सूची के जो विषय हैं 98, उन विषयों पर कर लगाने की शक्ति किसको है, कर शक्ति संघ सरकार को है, ठीक है। और जो राज्य सूची के विषय हैं 59 है, उन पर कर लगाने की शक्ति किसको है, कर लगाने की शक्ति किसको है, कर लगाने की शक्ति राज्यों को है। और वित्तीय मामलों में समवर्ती जैसा कोई मामला नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन बिंदुओं पर लगाएगी, ऐसा कोई समवर्ती वाला मामला इसमें उभर कर नहीं आता है। फिर अपशिष्ट मामले हैं, अपशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, संघ सरकार को प्राप्त है। तो अपशिष्ट जो शक्तियाँ हैं उनसे संबंधित अगर कर लगाने हैं तो वो किसके पास जाएंगे, वो संघ सरकार के पास जाएंगे। तो वित्तीय संबंधों में क्या विभाजन किया गया है कि संघ सूची की जो विषय हैं उन पर कर कौन लगाएगा, उन पर संघ सरकार कर लगाएगी। फिर है कि राज्य सूची की जो विषय हैं उन पर राज्य सरकारें कर लगाएंगी, और अपशिष्ट शक्तियाँ पे कर कौन लगाएगा, संघ सरकार लगाएगी, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, कर देख लेते हैं कि कर क्या कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स। एक तो है कि संघ सरकार के कर, संघ सरकार को बहुत महत्वपूर्ण कर दिए गए हैं, जैसे आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, सीमा शुल्क, इस प्रकार के कर संघ सरकार को दिए गए हैं। राज्य सरकारों के कर क्या है, राज्य सरकारों के, ठीक है, राज्य सरकारों के हैं जैसे कि भूमि कर है, पथ कर है, रास्ते पे लगने वाला मनोरंजन कर है, ठीक है, शराब पर, पेट्रोलियम पर, इस प्रकार के कर कौन है, राज्य सरकारें लगाती हैं, ठीक है, टैक्स की राज्य सरकारें लगाती हैं। तो ये करों का विभाजन किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि संघ सूची के विषयों पर कर संघ सरकार लगाएगी और राज्य सूची के विषयों पर कर राज्य सरकार लगाएगी। अब है कर के बाद आता है उधार, अनुदान देख लेते हैं पहले। अनुदान, ग्रांट, ठीक है। एक तो है कि आर्टिकल आपका 273, आर्टिकल अनुच्छेद 273 क्या कह रहा है कि एक तो है आपका असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा,
इन राज्यों को अनुदान संघ सरकार देगी। यह कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 273 कर रहा है, ठीक है। फिर है आपका आर्टिकल 275। ये आर्टिकल 275 क्या रहा है कि आपका जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, वह वित्त आयोग क्या करता है? सिफारिश करता है केंद्र सरकार को कि राज्यों को आपको अनुदान देना है और किन किन राज्यों को अनुदान देना है, ग्रांट देना है। इस संदर्भ को कौन दिखाता है? इस विषय को अनुच्छेद 275 दिखाता है। जो ग्रांट की बात आई है 273, 275 किससे संबंधित है? अनुदान से संबंधित है। और अनुच्छेद 273 कह रहा है कि असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के संदर्भ में अनुदान देना है, उन संदर्भ के बारे में बात कर रहा है। और आर्टिकल 275 कह रहा है कि जो वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, वो आर्टिकल 275 है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है और इसमें बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी सी रटने की आवश्यकता होती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको, ठीक है। अनुदान, अब है ऋण, डेट, ऋण, उधार। तो भारत सरकार तो कहीं से भी उधार ले सकती है, विदेशों से ले सकती है, जापान से ले सकती है, अमेरिका से ले सकती है, अमेरिका के बैंक से ले सकती है, IMF से ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, ठीक है। भारत सरकार कहीं से भी उधार ले सकती है, ठीक है। तो भारत सरकार मतलब कि केंद्र सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार कहीं से भी उधार ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार हैं जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, वो विदेशों से उधार नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाके IMF से उधार ले लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जाके वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया। तो राज्य सरकारें जो है वो किससे उधार लेती हैं? वो संघ सरकार से उधार लेती हैं। संघ सरकार से उधार लेने का ऐसा है कि RBI से उधार लेती हैं, ठीक है। तो राज्य संघ से उधार लेती हैं और जो राज्य सरकारें संघ से उधार ले रही हैं, उस उधार के संदर्भ में अगर राज्यों पर ऋण बकाया है, राज्यों पर ऋण बकाया है, तो संघ सरकार क्या कर सकती है? राज्यों को ऋण देने से मना कर सकती है। अनुच्छेद 293 ऐसा कहता है, ठीक है। देखिए, ऋण, डेट के मामले में क्या है कि भारत सरकार कहीं से भी ऋण ले सकती है, ठीक है, लेकिन राज्य सरकारें विदेशों से ऋण नहीं ले सकती हैं, ठीक। राज्य सरकारें संघ सरकार से ही ऋण लेती हैं और जो कि अगर राज्यों पर ऋण बकाया है तो संघ सरकार उन्हें ऋण देने से मना कर सकती है। तो ये ऋण के संदर्भ में मामला है। अब है कर का विभाजन। कर का विभाजन कैसे विभाजन किया गया है कर का? कुछ कर ऐसे हैं जो कि राज्य सरकारें लगाती हैं, राज्य सरकारें लगाती हैं, उगाती हैं, ठीक है। राज्य सरकारें हैं उस कर को लगा रही हैं, उस कर को उगा रही हैं। वो कौन कौन से कर हैं? वही सामान्य से कर है, मनोरंजन कर है, पथ कर है, आपका भूमि कर है, ठीक है। तो ये राज्य सरकारों के कर हैं। कुछ कर ऐसे होते हैं जिनको संघ सरकार लगाती है, संघ सरकार लगाती है, राज्य उगाते हैं, मतलब राज्य उसको संग्रहित करते हैं और राज्य उसका उपयोग करते हैं। कौन से कर हैं? जैसे कि विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क, इस प्रकार के शुल्क है, ठीक है। एक तो है राज्य सरकारें लगाती हैं, उन्हें राज्य सरकारें संग्रहित करती हैं और राज्य सरकारें उनका उपयोग करती हैं। वह कर कौन कौन से हैं? जैसे कि पथ कर है, मनोरंजन कर है, ठीक है, सिनेमाओं पर लगने वाले कर हैं, इस प्रकार के सामान्य से कर हैं। संघ सरकार एक कर ऐसे हैं कि संघ सरकार लगाती है और राज्य उनको संग्रहित करते हैं, राज्य उनका उपयोग करते हैं। विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क है ये, ठीक है। और फिर है इसके बाद कि संघ सरकार लगाती है और संग्रहित करती है और राज्यों को दे दिया जाता है, ठीक है। संघ सरकार लगा रही है, संघ सरकार संग्रहित कर रही है और क्या कर रही है कि राज्यों को दे दिया जा रहा है। और एक प्रकार का कर कौन होता है कि संघ सरकार लगाती है, संघ सरकार लगाती है, संग्रहित करती है और दोनों के बीच बांट दिया जाता है उनको, दोनों के मतलब राज्य और संघ के बीच, दोनों के बीच बंटवारा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कर कौन से? जैसे समाचार पत्रों पर कर है, समाचार पत्रों पर कर है, ठीक है। और आपका स्टॉक एक्सचेंज पर कर होता है और इसमें वही महत्वपूर्ण कर है, जैसे आयकर है, निगम कर है आपका, ठीक है, और सीमा शुल्क है। तो इस 4 प्रकार के करों का संविधान में विभाजन किया गया है कि संघ सरकार लगाएगी और संग्रहित करेगी और दोनों के बीच बांट दिया जाएगा, संघ सरकार लगाएगी। तो इस प्रकार की परंपरागत किताबों में आपको लिखे हुए मिल जाते हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है इनको कि उनसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये तो करों का विभाजन हो गया, ये करों का विभाजन हो गया। अब है कि वित्तीय मामलों में संघ की प्राथमिकता,
वित्तीय मामलों में संघ की क्या प्राथमिकता है, या कहें कि वित्तीय संघवाद में संघ सरकार को कैसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, राज्यों को नहीं है। तो इस संदर्भ में राज्य क्या आरोप लगाते हैं कि संघ सरकार जो है, कि संघ सरकार को विशेष और महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन दिए गए हैं, जैसे कि आयकर है, इनकम टैक्स है, निगम कर है, कॉरपोरेट टैक्स है, ठीक है, सीमा शुल्क है। ये व्यापक स्तर पर और ज़्यादा भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है इन करों से। तो राज्यों की आपत्ति क्या है? राज्यों की आपत्ति यह है कि भारत में संघ सरकार को महत्वपूर्ण कर दे दिए गए हैं और राज्यों को कर नहीं दे दिए गए हैं। तो इन कर जो हमारा संघीय ढांचे में जो हमारी वित्तीय जो विभाजन है या वित्तीय जो संबंध है, उसके आधार पर कभी कभी यह भी आरोप लगाया जाता है कि राज्यों की स्थिति जो है वो नगर पालिकाओं के समान हो गई है। ऐसा नहीं है कि राज्य संघ सरकार के समकक्ष और स्वायत्त है, बल्कि वित्तीय स्थिति में संघ सरकार ज़्यादा मजबूत है और वित्तीय स्थिति में राज्य कम मजबूत है। तो संघ सरकार की स्थिति यहाँ मजबूत हो गई है और राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं के समान हो गई है, अधीनस्थ इकाइयों के समान हो गई है, यह आरोप लगाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं, ऐसे संरचनात्मक ढांचे विकसित किया गया है जिसके आधार पर करों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने देखा कि केंद्र राज्यों के जो संबंध है वो विधायी संबंध क्या है, उनके बीच प्रशासनिक या कार्यपालिकी संबंध क्या है और वित्तीय संबंध क्या है। हमने देखा कि हमारा संविधान क्या कर रहा है कि कार्यपालिकी मामलों में, विधायी मामलों और वित्तीय मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट विभाजन कर रहा है कि इन विषयों पर केंद्र क्या कानून बना सकती है, उनको लागू कर सकती है और उन पर कर उगा सकती है। इन विषयों पर राज्य क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं और कर उगा सकते हैं। लेकिन फिर संविधान ये भी कर रहा है, स्पष्ट विभाजन करने के बावजूद भी, कि केंद्र सरकार को कुछ विशेष प्रावधान दे रहा है राष्ट्र सूची पर कानून बनाने के, राज्यों के संबंधित विषयों पर कर उगाने के, उनको लागू करने के संदर्भ में राज्यों को निर्देश देने के संदर्भ में। तो इस पूरी स्थिति से हमने जो पढ़ा आज के संदर्भ में, उससे क्या स्पष्ट उभरता है? उससे ये बिंदु उभर कर सामने आ रहा है कि संविधान में स्पष्ट विभाजन तो किया गया है, लेकिन उसके बाद भी केंद्र को विधायी, कार्यपालिकी और वित्तीय मामलों में प्राथमिकता दी गई है। और वो प्राथमिकता क्यों दी गई है? जैसा कि हम पहले समझ चुके थे कि प्राथमिकता इसलिए दी गई है ताकि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनी रहे। तो हमने क्या समझा? संवैधानिक प्रावधानों के मामले में हमने देखा कि विधायी संबंध क्या है केंद्र राज्यों के बीच, कार्यपालिकी संबंध क्या है और वित्तीय संबंध क्या है। इसके बाद का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच क्या विवाद के बिंदु हैं और उनके समाधान के लिए क्या संविधान में और संविधानेतर और गैर संवैधानिक प्रावधान अपनाए गए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और जो है उसका निर्माण करिए। धन्यवाद।